स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान के लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये आपकी प्रीवियस जो परीक्षा हो चुकी है यूपी टेट की, उसमें पूछे भी गए हैं। ठीक है। और ये जो मैं सेट लेके आया हूँ ये 2 फरवरी 2016 का है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 2016 में पूछी गई परीक्षा के हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे की कक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। मतलब आगे जो परीक्षा होने वाली है इसमें पूछे जाने की संभावना है। तो बिना टाइम को गंवाए हुए, क्योंकि समय की महत्वता को समझते हुए, बढ़ते हैं अपने आज की शानदार के पहले क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? नामित मापनी कहलाती है, क्रम सूचक मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी कहलाती है, या अनुपात मापनी कहलाती है? जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो। अच्छा, मापन के जो मुख्य रूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हैं 4 स्तर होते हैं। पहला कौन सा? शाब्दिक मापनी या नामित मापनी, दूसरा क्रमिक मापनी, तीसरा अंतराल मापनी, और चौथा जो होता है अनुपात मापनी होता है। तो मैंने जो 4 अभी बताए, तो उनमें से कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 4 बताए ना मैंने। पहला कौन सा? शाब्दिक, और क्रमिक, अंतराल और अनुपात। उसमें कह रहा है वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल होता है, तो वो कौन सा होता है? अनुपात मापनी होता है। क्योंकि अनुपात मापनी वह मापन होता है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी क्या होता है? शामिल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है? इदम में होता है, अहम में होता है, पराहम में होता है, या परिस्थितियों में होता है? तो इसको कहिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार जो हमारे मूल्य होते हैं उनका जो आंतरिकीकरण होता है वो किस में होता है? इदम में होता है, अहम में होता है, पराहम में होता है, या परिस्थितियों में होता है? अच्छा, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो आप बताएंगे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रतिपादन किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसके कितने मुख्य संप्रत्य कितने हैं? तो 2 हैं। पहला कौन सा? चेतन, और दूसरा कौन सा है? इदम, जिसमें चेतन के साथ अर्धचेतन व अवचेतन आता है, और इदम में इदम, अहम और पराहम माने जाते हैं। अच्छा, फ्रायड ने जो व्यक्तित्व संरचना है उसमें इन्होंने क्या किया है? इदम, अहम और जो अत्यंतम मतलब जो पराहम है, इन तीनों को क्या किया है? विशेष महत्व दिया है। उनका मानना था, या कह सकते हैं कि उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व तो एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से क्या होता है? समन्वय स्थापित कर लेता है। ठीक है। और जो फ्रायड के अनुसार जैसे इदम की बात करते हैं, तो ये जो इदम होता है ये व्यक्ति को अपनी जैसे जो दमित इच्छाएं होती हैं उनकी तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उसको उकसाता है। ठीक है। जबकि जो सुपर ईगो होता है जिसे पराहम बोलते हैं, यह सामाजिक मान्यताओं और जो हमारी परंपराएं होती हैं उनके अनुरूप कार्य करने के प्रेरणा देता है। और जो ईगो की बात आती है, अहम, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। ठीक है। तो जो इदम होता है वो क्या करता है? जो तात्कालिक इच्छा होती हैं उनकी पूर्ति करता है। सुपर ईगो क्या करता है? जो सामाजिक और परंपराओं के अनुरूप जो प्रेरणा होती है उसके प्रति काम करता है। और जो ईगो होता है वो इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है
ठीक है, व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बिठाने का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आंतरिकीकरण। ठीक है, अभी मैंने पराहम में क्या बताया कि सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं, ठीक है, मतलब आंतरिक जो होती हैं चीज़ें, ठीक है, जो आंतरिक चीज़ें होती हैं उसमें इनको क्या करता है, प्रेरणा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मतलब यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आएगा, मनोवैज्ञानिक का, उन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किसने कहा है, तो बताएंगे किसने कहा है। ये तो आपसे क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए, तो इसका फटाक से आप आंसर दे दोगे कि वॉटसन ने कहा है। किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है, क्योंकि वॉटसन ये क्या थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और अग्रणी भी माने जाते हैं। ठीक है, और ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में जो व्यवहारवाद की भूमिका है उसको महत्वपूर्ण बना दिया। जो इनका जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था, इन्होंने जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उसमें 1913 में प्रस्तुत किया था। और इनका जो कथन था, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूँ बना सकता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की परवरिश में सबसे जो अहम भूमिका होती है, बच्चे की परवरिश में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो माँ की होती है। ठीक है, क्योंकि माँ ही उसको नैतिक मूल्यों को सिखाती है, माँ ही उसको पहला वर्ड बोलना सिखाती है कि माँ माँ बोलना है, पा बोलना है। ठीक है, तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को अच्छे, मतलब शुरुआती दौर पर क्या करती है, उसको चलना सिखाती है। ठीक है, तो ये तो एक नैतिक बात हो गई, मगर मुझे नवजात शिशु दे दो, क्योंकि हर एक बच्चे की, मतलब कहा जाता है ना कि 5 साल में ही बच्चे को क्या बनना है, बच्चे को डॉक्टर बनना है। ये शुरुआत के, मनुष्य की शुरुआत के जो 5 साल होते हैं वहीं उसका निर्धारण हो जाता है कि बच्चा क्या बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी प्रमुख भूमिका होती है, बताएंगे किसकी प्रमुख भूमिका होती है, किसकी प्रमुख भूमिका होती है, आपने किस बताएंगे। हाँ, उद्दीपन की जो तीव्रता होती है, किसकी, उद्दीपन की तीव्रता जो होती है। पावलोव ने किस पर किया था, कुत्ते पर किया था ना प्रयोग पावलोव ने। तो वहीं पर तो उद्दीपन कैसे, मतलब जब घंटी बजा रहे थे तो उसको लग रहा था, कुत्ते को लग रहा था खाना मिलेगा। ठीक है, जब मतलब, और एक्चुअल में एक बार दिया भी जाता था, मगर एक बार ऐसे भी जब बजाई गई तब भी उसने लार टपकाई। तो ये एक तरीके से मतलब क्या है, ध्यान आकर्षित करना। जैसे गली में हमको कोई चीज़ बहुत फेमस है, जैसे आइसक्रीम वाला, गर्मियों के दिनों में कौन आता है, आइसक्रीम वाला आता है। तो जैसे ही बच्चे क्या वो घंटी बजाता है तो बच्चे एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, आइसक्रीम वाला आया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उद्दीपन की जो तीव्रता होती है वो ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि जो उद्दीपन होता है उसकी तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, सहानुभूति है, या समदृष्टि है, या फिर प्रेरणा है। तो जो रुचि उत्पन्न करना है वो प्रेरणा है। खासकर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बहुत सी ऐसी मूवीज़ इस तरीके से बनाई जाती हैं कि हम उसमें एक तरीके से किसी न किसी को अपना रोल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको इसके जैसा बनना है। और हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा 12th फेल मूवी देखी होगी, उसमें देखा है कि नहीं देखा है, जो उसमें एक लड़का होता है वो IAS बनता है, PCS बनता है जाके लास्ट में। तो वो क्या करता है, वो गांव में एक जो मतलब चीटिंग कर रहा होता है, तो गांव में क्या आए होते हैं, वहाँ पर एक IPS आए हुए होते हैं, IPS या IAS आया होता है उस समय। तो उसको देखकर वो प्रेरित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा ही छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। ठीक है, मोटिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, सॉरी उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेरणा पाकर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन, मतलब ज्ञान को अर्जन करने की जो गति होती है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से एक कथन पूछा जाता है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, या किसने कहा है। और ये याद कर लेना, ये पूछा जाने वाला है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये किसने कहा है, थॉमसन ने कहा है। किसने, थॉमसन ने। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि फ्रायड के अनुसार
ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता असफलता को विस्मरण कहते हैं। या फिर विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। जो SOR है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, वाटसन के द्वारा, कोफका के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या फिर गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा। तो जो अगर जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की उत्तेजना जो प्रक्रिया के विचारों को अगर जो देखें तो ये अधिक सरल बनाता है। जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, मतलब जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है वो उत्तेजना जो प्रक्रिया के जो विचार होते हैं उनको अधिक सरल बनाता है। और वे SOR विवरण में O की जो व्याख्या करते हैं और या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि किसी वस्तु का अर्थ न केवल उत्तेजना और प्रतिक्रिया का परिणाम है बल्कि उनके अपने पर्यावरण को समझाने में O की क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो कौन सी हो जाएगी, रुचि। रुचि 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 हम बार बार करते चले आ रहे हैं, तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचि। तो ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो रुचि होती है, क्योंकि व्यक्ति की जो रुचि जिस कार्य में अधिक होगी वह कार्य उसको अधिक ध्यान लगाकर करता है जिसमें उसे आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में रुचि, सीखने में पठार। पठार की बात कहाँ से आ जाएगी भाई यहाँ पर, जब हम अपने पुराने ज्ञान को, मतलब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, हमने एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर हमने अर्जित ज्ञान को अर्जित किया और वही ज्ञान हम दूसरी परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पठार की कोई तो बात ही नहीं आ रही है, ठीक है। और ना ही यहाँ पर सीखने की रुचि आ रही है कि हम सीख रहे हैं तो दूसरी जगह सीखने, मतलब हमने एक चीज़ सीख ली, हमने इंग्लिश सीख ली, अब हमको इंग्लिश बोलना, मतलब हिंदी सीखना है या फिर बांग्ला सीखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या मैथिली सीखना है, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इंग्लिश सीखी, मैथिली सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी वो रुचि है, मगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं। तो मैथिल सीखने में हमको इंग्लिश का तो कोई रोल वहाँ पर लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये सीखने की रुचि भी नहीं आएगी। अच्छा, सीखने की विधियाँ नहीं भाई, तो इसका जो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि सीखने में जो स्थानांतरण है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अगर मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब एक विषय का ज्ञान, या फिर कह सकते थे एक परिस्थिति में सीखी हुई बातें जब दूसरी परिस्थिति में विषय को या दूसरी विषय को सीखने में, अथवा जो दूसरी परिस्थितियां होती हैं उनको सीखने में क्या करती हैं, उसके अध्ययन में जो सहायक होती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं या अंतरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, कि अनुभव है उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है। देखा होगा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है, हम सब ने क्या किया, उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, मतलब जो कोर्स है उसमें हम लोग इनरोल हो गए। या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है और हम इंग्लिश स्पीकिंग की जो कोचिंग चलती है उसको हम ज्वाइन करने पहुंच गए। तो वहाँ पर ज़रूरी तो है नहीं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो हम ही सब ढक्कन वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर तो और भी बच्चे होंगे जो पहले से सीख रहे होंगे, वो इंग्लिश बोल पा रहे होंगे। ये होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंज आ चुका होगा और हम तो ठहरे ढक्कन, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती। अब हम वहाँ पर पहुँच गए, हमने कुछ महीनों तक क्या किया, वहाँ पर काम किया, हमने वहाँ पर सीखा, हमने वहाँ पर इंग्लिश को सीखा, मतलब वहाँ पर हमने भाषा का अर्जन किया। फिर जो व्यवहार में चेंज आएगा, हमारे जो बोलने का तरीका चेंज होगा, या फिर जिन लोगों के साथ में हम बैठ रहे हैं, जो हो सकता है वो जिस वातावरण से आ रहे हो वहाँ पर उनका जो इन्वायरमेंट वो इंग्लिश वाला ही हो,
तो हम क्या करेंगे, उसमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब हमें क्या हो रहा है, वहाँ पर हम जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो वहाँ पर मतलब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सीखना ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीखना, कि मतलब अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीखना कहलाता है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोई बालक है, उसके सामने लाल मिर्च रखी गई, ठीक है, और वह क्या करता है, जिज्ञासा के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण वो क्या करता है, वो अपने मुंह में दबा लेता है, और उसे काटते ही, जैसे ही वो उसे काटता है तो उसको तीखे का मतलब वो अनुभव होता है और वह जोर से रोने लगता है, और इसलिए वो क्या करेगा, तुरंत मिर्च को फेंक देगा। और फिर वो क्या करेगा, देखा होगा, वो बच्चा आपके पास आएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा उसके पास, मतलब आपके पास नहीं, उस मिर्च के पास कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उससे सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा क्या होता है, व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक एक यहाँ पर डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन तो नहीं, मतलब कथन है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन हो जो कि अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, वो क्या कहलाता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो हम याद रखेंगे कि ये सिम्पसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सीखना हो जाएगा। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, सीखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, स्तंभाकृत कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्ति कहलाता है, या रेखा चित्र कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्तंभाकृत, क्योंकि सांख्यिकी में जो रेखा चित्र होता है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभाकृत होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, विकास की किस अवस्था में, बताएंगे किस अवस्था में, किस अवस्था में होता है, तो ये आपको याद होगा किशोरावस्था में। किसमें, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता के पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें मूल प्रत्यात्मक नाम से एक क्वेश्चन कराया है जो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर हो जाएगा, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, और इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्दृष्टि मतलब सूझ द्वारा सीखने की जो सीखने के जो सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, बताएंगे कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। आपने सुना होगा चिंपांजी बंदर पर किया था। ठीक है, वनमानुषों पर किसने प्रयोग किया था, कोहलर ने किया था। किसने किया था, कोहलर ने किया था। अच्छा, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो मेंटलिटी ऑफ ओप्स नाम की जो पुस्तक है जो 1925 में इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो इन्हीं की है, मेंटलिटी ऑफ ओप्स। ठीक है, इन्होंने किस पर किया था, वनमानुषों पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे, बताएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च मतलब यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो किसमें, सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में, या अच्छे अंक प्राप्त करने में। अच्छा, बुद्धि किसे कहते हैं, तो जो हमारे पास समस्या होती है उसका जो संपूर्ण हल होता है उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, या उसको प्राप्त करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। और जो नवीन उत्पाद या फिर नवीन खोज करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, सृजनशीलता बोलते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धिलब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सृजनशीलता अलग है, बुद्धिलब्धि अलग है।
मतलब बुद्धिलब्धि में हमको एक समस्या दी गई, उसका हम संपूर्ण हल प्राप्त करने की जो हमारे पास जो योग्यता होती है उसे बुद्धि कहते हैं। और सृजनशीलता, जो हमारे पास नवीन उत्पाद होते हैं, जो नवीन खोज करने की जो क्षमता होती है उसे सृजनशीलता कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है, बताएंगे प्रभाव का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रभाव का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया, किसने दिया है, तो यह दिया है किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि मतलब जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने क्या मतलब 3 नियम दिए, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता। अच्छा, जो प्रभाव का नियम है इसमें क्या होता है, हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो, मतलब जिसका हमारे जीवन में यूज है, हितकर हो। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति क्या करता है, उस अनुक्रिया को सीख लेता है, तथा असंतोष उत्पन्न होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया वो कार्य होता है उसको नहीं करना चाहता है। मतलब अगर जो उससे मतलब संतुष्ट हुआ तो उसको सीख लेगा, और अगर जो उसके काम की चीज़ नहीं हुई तो उसको नहीं सीखेगा, उस कार्य को करने नहीं चाहेगा। तो प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्ष में लागू करने की जो बोल सकते हैं कि जो कार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि शिक्षकों को जो अध्यापन कार्य मतलब जो शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय जो बालकों का उत्साह होता है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी वो उसमें रुचि लेंगे। और शिक्षकों को ये भी चाहिए, आप सभी शिक्षक बनेंगे तो आपको ये चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें। ये नहीं कि हमने उनके सामने ये लो, ये रहा आपका सिलेबस, ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। व्यवस्थित क्रम पे, मतलब किस मतलब सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ाना है कि हम ऐसी चीज़ तो नहीं सिखा रहे हैं जिससे पहले हमको कोई और चीज़ सिखानी चाहिए थी। मतलब हम 10 का टेबल पढ़ा रहे हैं, हम पहले उसके जो पहले 2 3 4 5 ये टेबल सिखाए नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेकर चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्यावन विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का, पुनः सीखना विधि का। तो किसका नहीं किया जाता है, तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम क्या बोलते हैं, TAT का विकास किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, बताएंगे किसके द्वारा किया गया। तो 1935 में किया गया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शिक्षक थे, किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था मुर्रे के द्वारा किया गया था, SA मुर्रे नाम के, तो यहाँ पर मरे लिखा है, तो वो किसके द्वारा किया गया था, मुर्रे के द्वारा किया गया था, किसके, SA मुर्रे, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसमें, बाल केंद्रित पर है, किसमें है, बाल केंद्रित पर है, किसमें, बाल केंद्रित, ठीक है। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत या फिर समन्वय का सिद्धांत, बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, ये इसमें संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत हो गया, एकीकरण का सिद्धांत जिसे समन्वय का सिद्धांत बोलते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत हो गया, वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत हो गया, और विकास के क्रम का सिद्धांत हो गया। ये जो सिद्धांत है ये संबंधित हैं, मगर जो वर्गीकरण का सिद्धांत है ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर, तत्परता के नियम पर, सादृश्यता के नियम पर या साहचर्य के नियम पर, बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्परता के नियम पर, किस पर, तत्परता के नियम पर, क्योंकि तत्परता में जो कार्य करने की शक्ति होती है वो निहित होती है, और उसके साथ में जो तत्परता की सक्रियता बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को क्या चाहिए, तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं ना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है, संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। संप्रत्य का मतलब समझ लो, संकल्पना। तो ये जो संकल्पना है इसका निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा हो जाएगा, बताएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, फिर क्या आता है विभेदीकरण, फिर क्या आता है पृथक्करण, फिर क्या आता है सामान्यीकरण, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रत्यक्षी, विभेदी, पृथक्करण, सामान्य, प्रत्यक्षी, विभेदी, पृथक्करण, सामान्य।
ठीक है, जब हम क्या करते हैं, संकल्पना का निर्माण करते हैं, तो प्रथम क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सोपान क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। फिर क्या करते हैं, विभेद करते हैं। फिर क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं जिनमें विभेद किया है। फिर सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति किसके द्वारा दिया गया था। बंडूरा के द्वारा दिया गया था, कोहलर के द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, बंडूरा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्य है वो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है संप्रत्य का जो निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है, इसे पहले अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। निगमन के हैं, आगमन के हैं, अंतर्दर्शन के हैं या बहिर्दर्शन के हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किसके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएंगे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन। क्योंकि निगमन जो होता है, निगमन में क्या कहते हैं, नी प्लस गमन, मतलब हम नियम के थ्रू आगे बढ़ते हैं। और जो आगमन होता है मतलब आगमन, आओ चलें, डेस्टिनेशन हम क्या करेंगे, खुद ढूंढ लेंगे, पहले आओ चलें, आगमन। ठीक है, मतलब हम आगमन, मतलब वो आगमन का मतलब तो ये होता है कि मतलब कोई आ रहा है, आगमन हो रहा है उनका, मगर हम ट्रिक से, जैसे निगमन, नी मतलब नियम से गमन कर रहे हैं हम, आगमन आओ चले, तो आओ मतलब हम गोल बाद में, मतलब पहले हम उदाहरण के थ्रू चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हुए चलते हैं, कोई ना कोई नियम तो हम खुद बना लेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का जो सोपान है आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो शिक्षक का आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति है, उद्दीपक वस्तु प्रविधि है या प्रकाश, ध्वनि, गंध है, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन है। बताएंगे कौन हो जाएगा। तो जो अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं वो कौन से हो जाएंगे, अभिरुचि हो जाएगा, और लक्ष्य हो जाएगा, और अभिवृत्ति हो जाएगा, आदत हो जाएगा, जिज्ञासा, आवश्यकता, परीक्षण, और मतलब यही सब क्या हो जाएंगे, और अर्थ भी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कुछ क्या हो जाएंगे, निर्धारक हो जाएंगे। जैसे कौन सा, अभिरुचि जो कि पहले में मिल रहा है, लक्ष्य जो कि पहले में मिल रहा है, अभिवृत्ति, हाँ अभिवृत्ति नहीं मिल रहा है, आदत, जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा का मतलब करने की रुचि बोल सकते हैं, आवश्यकता, प्रशिक्षण या अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था, केवल 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 केवल, हर जगह केवल केवल लग रहा है, तो केवल को मैंने पहले ही बताया था कि अवॉइड करना है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार, किस प्रकार, उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है, और अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 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 खुद कट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है ये एक अनुवांशिक है, मतलब अनुवांशिक विकार है, या बोल सकते हैं क्रोमोसोम जनित विकार है। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, और ये जो विकार है ये जीवन पर्यंत स्थिति हो जाती है। जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, सामान्य रूप से जो शिशु होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और 23 जोड़ी मतलब 46 के साथ पैदा होता है। ठीक है, मतलब जो एक बच्चा शिशु पैदा होता है वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है, और ये जो 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है ये पिता से, और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करता है, या ग्रहण करते हैं जो शिशु होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में पीड़ित शिशु जो होता है उसमें एक अतिरिक्त, मतलब जो 21वीं क्रोमोसोम्स होता है वो आ जाता है, जिससे उनके शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है, बढ़कर कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है।
ये अनुवांशिक परिवर्तन शारीरिक विकार और मस्तिष्क के विकार के गति को धीमा कर देती है और शिशु में मंदप जो मंद बुद्धि से बौद्धिक विकलांगता का कारक बन जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था हो जाएगी या पारंपरिक अवस्था हो जाएगा, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया था, नैतिक विकास के सिद्धांत में जो 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं उनको दिया था। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर रोगगत स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत हो जाएगा, क्योंकि पूर्व परंपरागत अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक मतलब इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है। तो इसका सही क्रम कौन सा है, अंडाणु है, शुक्राणु है या ब्लास्टोसिस्ट है, युग्मनज है। ब्लास्टोसिस्ट है या अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मनज है, या फिर ब्लास्टोसिस्ट है, युग्मनज है, अंडाणु है, शुक्राणु है, या फिर अंडाणु है, शुक्राणु है, युग्मनज है, ब्लास्टोसिस्ट है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है, ये एक तरीके से निषेचन से संबंधित है। किससे, निषेचन से संबंधित है, जिसमें क्या होता है जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाधान की प्रक्रिया होती है। और गर्भाधान के दौरान क्या होता है, सर्वप्रथम जो अंडाणु होता है और जो शुक्राणु होता है, अंडाणु मतलब ओवम फीमेल से और शुक्राणु मतलब स्पर्म जो मेल से, ये क्या करते हैं आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से क्या होता है, जाइगोट मतलब जिसे युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और तत्पश्चात क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया होती है जिसके कारण शिशु का निर्माण होता है। तो पहला मेल से आया अंडाणु और फीमेल से आया अंडाणु ओवम और मेल से आया शुक्राणु, और इनके जो मतलब इसका जो युग्मन मतलब एक तरीके से मिलने से क्या बना, युग्मनज, और युग्मनज से शिशु का निर्माण होता है, क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपने किए वो उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा कि अभी तक इस 30वें क्वेश्चन को छोड़कर आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर जो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो आप एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। ठीक है, कि हम आप लोगों के सामने नए नए क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, ये हमको एक तरीके से अभी प्रेरणा पढ़ते हो ना, तो जिस तरीके से आप जाके बच्चे को मोटिवेट करोगे उस तरीके से आप हमको भी तो मोटिवेट करोगे कि हम, जिसकी वजह से हम आपके लिए नई नई क्लासेस ला सकें। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण द्वारा किया गया है, क्रेचनर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डन द्वारा, स्प्रेंजर द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो युंग द्वारा हो जाएगा, क्योंकि युंग जो थे ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था तथा बताया था कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, ठीक है, और उभयमुखी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने किया था, युंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और जिनका कल एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक।